तो हमने देखा है कि कोई भी चीज जिसमें एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या फिर कहें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वह इस युग्म को एक पाई प्रणाली में ढकेल सकता है और इस तरह ये इस प्रकार की पाई प्रणालियों की इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा सकता है। और यही वे हैं जिन्हें हम प्लस आर समूह कहते हैं। कोई भी चीज जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अगर आपके पास O माइनस या OCO-CH3 जैसा कुछ है, क्योंकि इन सभी में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उन्हें पाई प्रणाली में ढकेला जा सकता है, तो इन सभी को हम प्लस आर समूह कहते हैं। अब इनमें से प्रत्येक समूह की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता समान नहीं है। इनमें से कुछ समूह दूसरों की तुलना में इलेक्ट्रॉन देने में बेहतर है या फिर कहें इलेक्ट्रॉन दान करने में बेहतर है। तो आप इसे कैसे पता लगाएंगे? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो यहां मेरे पास दो प्लस आर समूह हैं जो कि O माइनस और NH माइनस है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें यह एकाकी युग्म है जिसे वे पाई प्रणाली में दान कर सकते हैं, जिससे वे प्लस आर समूह के सदस्य बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन इन इलेक्ट्रॉनों को अधिक आसानी से दान कर पाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अधिक पसंद करता है, इसलिए ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन परमाणु द्वारा नाइट्रोजन की तुलना में अधिक मजबूती से पकड़े जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन का नाभिक इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्यादा मजबूती से पकड़ा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन से इन इलेक्ट्रॉनों को दान कराना अधिक आसान होगा। यानी कि ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तर्क का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि क्योंकि नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है या ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए NH माइनस का प्लस आर O माइनस के प्लस आर से अधिक होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। OH और NH2 के बीच आपके विचार से कौन सा अधिक मजबूत प्लस आर होगा? वैसे इसी तर्क का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु द्वारा नाइट्रोजन की तुलना में अधिक मजबूती से पकड़े जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन के इन एकाकी युग्म को ऑक्सीजन ने अधिक मजबूती से जकड़ा होगा, इसलिए इस नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की तुलना में अधिक बेहतर होगी। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अधिक आसानी से दान कर पाएगा, इसलिए NH2 OH की तुलना में अधिक मजबूत प्लस आर समूह होगा। अब इन चार समूहों के बारे में क्या? इन दोनों समूहों में से कौन सा अधिक मजबूत प्लस आर समूह होगा? ऋणात्मक रूप से आवेशित O माइनस और NH माइनस या फिर उदासीन OH और NH2? मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह ऋणात्मक रूप से आवेशित है, इसलिए ये अपेक्षाकृत अस्थायी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में उदासीन यौगिक आवेशित प्रजातियों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं, यानी कि ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए ये दोनों समूह इस ऋणात्मक आवेश को अपने ऊपर नहीं चाहते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को इन उदासीन अणुओं की तुलना में अधिक आसानी से दूर धकेलने की संभावना रखते हैं। इसलिए ये समूह इनकी तुलना में अधिक मजबूत प्लस आर वाले होंगे। इसलिए मैं इन समूहों को यहां पे रख सकता हूं कुछ इस तरह से, तो ये इनकी तुलना में अधिक मजबूत होंगे। आइए अब इन प्लस आर समूहों पर एक नजर डालते हैं। अब यहां भी हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु है जिनमें यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन इन मामलों के विपरीत जहां यह एकाकी युग्म ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु पर अस्थानीय था, यानी कि अस्थानीकृत था, अर्थात लोकलाइज्ड था, लेकिन इस मामले में एकाकी युग्म इस CO के साथ अनुनाद कर सकता है और यहां भी एकाकी युग्म अनुनाद दिखा सकता है। इसलिए ये युग्म अस्थानीय नहीं है, बल्कि ये विस्थानीकृत है, यानी कि डीलोकलाइज्ड है। ये विशेष रूप से ऑक्सीजन परमाणु पर नहीं है, ये विस्थानीकृत है, डीलोकलाइज्ड है। इससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये एकाकी युग्म दान के लिए कम उपलब्ध होंगे। इसलिए ये समूह निश्चित रूप से इनकी तुलना में कमजोर R+ समूह होंगे। अब OCO-CH3 और NHCO-CH3 के बीच
दोनों ही मामलों में ये एकाकी युग्म विस्थानीकृत है यानी कि डीलोकलाइज्ड है। इसलिए अगर हमें इन दोनों के बीच तुलना करनी है तो हमें फिर से विद्युत ऋणात्मकता की मदद लेनी होगी। क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन नाभिक द्वारा अधिक मजबूती से बंधे होंगे। इसलिए यह पूरा समूह यानी कि NHCOCH3 यह समूह इसकी तुलना में अधिक मजबूत +R होगा। इसलिए कुल मिलाकर ये इन समूहों की तुलना में कमजोर +R समूह होंगे और इन दोनों के बीच NHCOCH3 OCOCH3 की तुलना में अधिक मजबूत होगा। तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आइए एक अंतिम उदाहरण लेते हैं। तो यहां मेरे पास हमारे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, है ना। फ्लोरीन वास्तव में आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बहुत कसकर बंधे होते हैं। इसलिए फ्लोरीन का +R प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। अब यदि आपको इन हाइड्रोजन के +R प्रभावों की तुलना करनी हो तो आपका उत्तर क्या होगा? वैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाते हैं, हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आता है। इसलिए आयोडीन से फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन लेना सबसे आसान होना चाहिए, है ना। इसलिए फ्लोरीन का +R प्रभाव क्लोरीन से कम होना चाहिए और इसका ब्रोमीन से कम होना चाहिए और इसका आयोडीन से कम होना चाहिए, है ना। लेकिन यह पता चलता है कि यह क्रम वास्तव में गलत है। सही क्रम ठीक इसके विपरीत होता है। फ्लोरीन वास्तव में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना में एक मजबूत +R समूह साबित होता है। तो वास्तव में जो +R समूह के मजबूती का क्रम है वो ये है कि फ्लोरीन का +R प्रभाव सबसे अधिक मजबूत होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अब इस विसंगति के पीछे के कारण को समझने के लिए हमें कार्बन कार्बन पाई सिस्टम में गहराई से देखने की आवश्यकता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन दान या इलेक्ट्रॉन वापस करने की बात करते हैं तो सामान्यतः हम कार्बन कार्बन पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दान या वापसी की बात कर रहे होते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं यह कार्बन कार्बन पाई सिस्टम 2p कक्षकों से बने होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहां तक कि फ्लोरीन ये सभी कार्बन के समान आवर्त के हैं, इसलिए उनके एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर, तो यहाँ पे फ्लोरीन का लोन पेयर बना लेते हैं। तो इसका लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म ये भी 2p ऑर्बिटल में होता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन इन सब के एकाकी युग्म 2p ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर लोन पेयर एक 2p ऑर्बिटल से संबंधित होता है, 2p कक्षक से संबंधित होता है। इसलिए वह कक्षक जो इस पाई सिस्टम के साथ ओवरलैप करेगा वह भी ऊर्जात्मक रूप से समान 2p ऑर्बिटल से संबंधित होगा। हालांकि जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं, जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर आते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन की तुलना में एक अलग आवर्त का होता है, ठीक है। क्लोरीन तीसरे पीरियड से संबंधित है, इसलिए यह लोन पेयर क्लोरीन के मामले में एक 3p कक्षक से संबंधित होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों कक्षकों के बीच एक बड़ा मिसमैच होने वाला है। इन दोनों के बीच ऊर्जा अंतर अधिक होगा, इसलिए क्लोरीन के 3p कक्षक और इस कार्बन कार्बन पाई सिस्टम के 2p कक्षक के बीच प्रभावी अतिव्यापन यानी कि इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा और यह ऊर्जा मिसमैच बढ़ता जाता है जैसे जैसे मैं क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाता हूं और आयोडीन के मामले में यह सबसे अधिक होगा। तो यदि हमारे पास आयोडीन है तो आयोडीन का एकाकी युग्म एक बहुत बड़े p कक्षक से संबंधित होगा, यहां बहुत अधिक ऊर्जा का मिसमैच होगा, इसलिए ओवरलैप की मात्रा और भी कम होगी। इसलिए जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं कार्बन कार्बन पाई सिस्टम का +R प्रभाव कम होता जाता है। अब यहां पर जल्दी से मैं एक नोट जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि क्योंकि हैलोजन वास्तव में खराब +R समूह है, इसलिए अनुनाद प्रभाव वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जब हम हैलोजन की बात करते हैं। और प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट अनुनाद की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए इसे ध्यान में रखें कि जब बात हैलोजन की आती है तो इंडक्टिव इफेक्ट अनुनाद यानी कि रेजोनेंस से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रेरणिक प्रभाव अनुनाद से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।